प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अध्यक्षता में हुई केंद्रीय कैबिनेट की बैठक के लिए गए कई महत्वपूर्ण फैसले। केंद्रीय मंत्री अनुराग सिंह ठाकुर ने कहा, डीएपी और यूरिया किसानों को पहले की कीमत पर ही मिलेगी। रोहतक में मेरी माटी मेरा देश अभियान के अंतर्गत राज्य स्तरीय कार्यक्रम का हुआ आयोजन। प्रदेश भर से एकत्रित की गई मिट्टी को 242 कलशों के माध्यम से 29 अक्टूबर को भेजा जाएगा दिल्ली। महेंद्रगढ़ जिला चिरायु योजना के तहत कार्ड बनाने में प्रदेश में पहले स्थान पर। सिविल सर्जन ने कहा, जिले में योजना के तहत अब तक 3,46,000 से अधिक कार्ड बनाए गए। और करनाल का 131 वर्ष पुराना रेलवे स्टेशन यात्रियों के लिए बना आकर्षण का केंद्र। लोगों को स्टेशन के इतिहास से रूबरू करवाने के लिए स्टेशन पर बने संग्रहालय में 300 वर्ष पुरानी घड़ी सहित अनेक आवश्यक वस्तुएं मौजूद। नमस्कार, मैं हूं आरजू। अब समाचार विस्तार से। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अध्यक्षता में हुई केंद्रीय कैबिनेट की बैठक में कई महत्वपूर्ण फैसले लिए गए। फसलों को लेकर केंद्रीय सूचना और प्रसारण मंत्री अनुराग सिंह ठाकुर ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की। उन्होंने बताया कि एक बार फिर किसानों के हित में सरकार ने कई बड़े निर्णय लिए हैं, जिनमें पोषण तत्व आधारित सब्सिडी NBS के तहत बड़ी रियायत का ऐलान भी शामिल है। जो हमारा 2023-24 का है, उसके लिए नाइट्रोजन के लिए 47.2 रुपए प्रति किलो, फास्फोरस के लिए 20.82 रुपए प्रति किलो और पोटाश के लिए 2.38 रुपए प्रति किलो और सल्फर के लिए 1.99 रुपए प्रति किलो 1.89 रुपीस प्रति किलो सब्सिडी प्रदान की जाएगी। और इसके लिए NBS पर कुल 22,303 करोड़ रुपए का व्यय अनुमानित है। उन्होंने बताया कि DAP के दाम में कोई बढ़ोतरी नहीं की गई है, जबकि MOP के दाम घटा दिए गए हैं। किसानों को DAP जो है वो 1350 रुपए प्रति बैग 1350 रुपए प्रति बैग ये पुराने रेट पर ही उपलब्ध करवाया जाएगा। इसी प्रकार NPK 1,470 रुपए प्रति बैग और SSP 500 रुपए प्रति बैग के पुराने रेट पर ही उपलब्ध करवाए जाएंगे। इनमें कोई बढ़ोतरी नहीं होगी। किसानों को 1 रुपया भी ज्यादा नहीं देना पड़ेगा। और जो MOP है वो 1,700 रुपए प्रति बैग के पुराने रेट से कम अब 1,655 रुपए प्रति बैग मिलेगा, यानी कि घटी दर पर किसान को उपलब्ध करवाया जाएगा। वहीं उत्तराखंड में बनने जा रही जामरानी डैम बहुउद्देशीय परियोजना से लगभग 57,065 हेक्टेयर भूमि को सिंचाई सुविधा प्राप्त होगी। साथ ही पीने के पानी और बिजली की किल्लत भी इसके जरिए दूर होगी। रोहतक में आज मेरी माटी मेरा देश अभियान के अंतर्गत राज्य स्तरीय कार्यक्रम का आयोजन किया गया। इस दौरान प्रदेश भर से एकत्रित की गई मिट्टी के 242 कलशों के माध्यम से यहां लाए गए। अब इन कलशों को दिल्ली में बनने वाली अमृत वाटिका के निर्माण के लिए 29 अक्टूबर को भेजा जाएगा। मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने इस कार्यक्रम में बतौर मुख्य अतिथि शिरकत की। इस दौरान कलाकारों ने सांस्कृतिक कार्यक्रम भी प्रस्तुत किए। कार्यक्रम में शहरी स्थानीय निकाय मंत्री डॉक्टर कमल गुप्ता, सांसद डॉक्टर अरविंद शर्मा, रामचंद्र जांगड़ा और पूर्व मंत्री मनीष ग्रोवर सहित अनेक गणमान्य लोग शामिल हुए। कार्यक्रम को संबोधित करते हुए मुख्यमंत्री ने कहा कि हमारा किसान धरती को चूमकर उसमें हल चलाता है और सोना रूपी फसल उगाता है। हमारे हरियाणा का पहलवान माटी को नमन कर देश के लिए पदक जीत कर लाता है। देश की सेनाओं में भी हरियाणा की अहम भूमिका है। इस माटी और जमीन के बिना मानव जीवन के अस्तित्व की कल्पना भी नहीं की जा सकती। यह माटी हमें पेड़, वनस्पति और अनेक महत्वपूर्ण खनिज देती है। सीएम ने कहा कि पीएम नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में दिल्ली में अमृत वाटिका निर्माण किया जा रहा है। देश की आज़ादी के 72 साल पूरे होने पर 75,000 कलश की मिट्टी से बनी वाटिका एकता के भाव को और भी मजबूत करेगी। सीएम ने कहा कि देश को आगे बढ़ाने में हरियाणा का भी अहम योगदान है। आज देश की माटी के प्रति प्रेम जागे। हालांकि देश की माटी के प्रति प्रेम हमारे लोगों में है, पर्याप्त है, लेकिन बार बार याद कराना पड़ता है
इस माटी से तिलक हम करते हैं, जैसा गीत में है। आज भी देश के अंदर कोई पहलवान अखाड़े में उतर कर कुश्ती करता है तो सबसे पहले धरती माता को पुचकारता है, चूमता है, तिलक लगाता माथे पर, तब जाकर के अखाड़े में कूदता है। हमारा किसान धरती में हल चलाता है, पहले जमीन को चूमता है। वो कहता है कि मैं धरती मां तेरे ऊपर हल चला रहा हूं, तकलीफ दे रहा हूं। हम भी, हमारे इतिहास में ऐसा आता है कि हम जब सो करके उठते हैं, अपना पैर जमीन पर रखने से पहले जब उठ के बैठते हैं तो धरती माता से क्षमा मांगते हैं, क्षमा मांग करके अपना पैर रखते हैं। वहीं पंचायत व विकास मंत्री देवेंद्र सिंह बबली ने कहा कि हरियाणा की मिट्टी जवान और होनहार खिलाड़ी पैदा करती है। यहाँ का किसान अपनी मेहनत से देश के लोगों का पेट भरता है। साथ ही उन्होंने कहा कि देश के विकास में हरियाणा की अहम भूमिका है। जवान प्रहरी बनकर हमारे सीमाओं पर खड़े होकर इस देश की रक्षा करते हैं। ये हमारे हरियाणा प्रदेश की धरती के लिए, हमारी माटी के लिए, हमारी भारत माता के लिए, हमारे हरियाणा प्रदेश के लिए गर्व की बात है कि हर 10वां जवान आज हरियाणा प्रदेश है। साथियों, किसान, हरियाणा की धरती उपजाऊ धरती है, नहरों की धरती है, देवी देवताओं की धरती है। यहाँ पर ऐतिहासिक युद्ध लड़े गए हैं और जो हमारा किसान है वो अन्न पैदा करके पूरे भारत के लोगों का भरण पोषण करता है। इसी प्रकार पहलवान इसी मिट्टी का तिलक करके, इसी मिट्टी की खुशबू में, इसी मिट्टी में लोटपोट होकर अपने देश का झंडा पूरे विश्व में फहराने का खेलों के माध्यम से काम करते हैं। प्रदेश भर में आमजन को शहीदों और जवानों की वीर गाथाओं के बारे में जागरूक करने के लिए मेरी माटी मेरा देश अभियान चलाया जा रहा है। इसके तहत हर गांव से एकत्रित की गई मिट्टी से दिल्ली में कर्तव्य पथ पर अमृत वाटिका का निर्माण किया जाएगा। इसी कड़ी में आज यमुनानगर जिले से एकत्रित की गई मिट्टी को शिक्षा मंत्री कंवरपाल गुर्जर ने 5 बसों के काफिले के साथ रोहतक में हुए राज्य स्तरीय कार्यक्रम के लिए हरी झंडी दिखाकर रवाना किया। इस दौरान उन्होंने बताया कि दिल्ली में बनने वाली अमृत वाटिका के निर्माण में यह मिट्टी प्रयोग की जाएगी, जिससे देश के प्रत्येक निवासी को गर्व होगा कि यह उसके इलाके से आई हुई मिट्टी इस वाटिका में इस्तेमाल हुई है। इससे देश में देशभक्ति की भावना बढ़ेगी। वार मेमोरियल बन रहा है, उसमें वो मिट्टी डाली जाएगी वहां से, और जो भी व्यक्ति यहाँ से जाएगा उसको एक अच्छी फीलिंग होगी कि मेरे गांव की मिट्टी भी यहाँ है, जिसमें ये एक जो वाटिका लगी तो उसमें जो पेड़ खड़े उनमें मेरे गांव की मिट्टी भी है। तो इस प्रकार से एक देशभक्ति का भाव लोगों के मन में पैदा हो, उसको लेके कार्यक्रम शुरू किया गया। और आज हमारे यहाँ से भी 4 बसें इस कार्यक्रम में शामिल होने के लिए यहाँ से अभी हमने रवाना की है। तो देखिए, ज्यादातर तो इसमें सरपंच साहबान है, जिला परिषद के मेंबर भी हैं, ब्लॉक समिति के मेंबर भी हैं, मुख्य रूप से सरपंच साहबान है और भी गाँव के लोग हैं। शिक्षा मंत्री ने बताया कि हरियाणा में आज से 124 पीएम श्री स्कूलों की शुरुआत होने जा रही है। प्रदेश को पीएम श्री के 276 स्कूल मिले हैं जो सीबीएसई बोर्ड से संबंधित होंगे। पीएम श्री स्कूलों के इंफ्रास्ट्रक्चर के लिए केंद्र सरकार से 80 करोड़ रुपए की राशि भी मिल गई है। हरियाणा में 138 संस्कृत मॉडल स्कूल भी कार्यरत हैं। इसके अलावा उन्होंने कहा कि हरियाणा में 20,000 टीचरों की भर्ती की प्रक्रिया चल रही है जो जल्द पूरी हो जाएगी। पीएम श्री के 276 स्कूल जो है वो हरियाणा को मिले हैं, जिनमें से 124 स्कूल हम शुरू कर रहे हैं इस टाइम। फिर देखिए, जैसे हमने संस्कृति मॉडल स्कूल बनाया, अभी हमने उनकी संख्या बढ़ाई। हालांकि पहले थे 24 स्कूल, 22 स्कूल पहले भी थे, लेकिन अब 138 स्कूल हैं वो। तो उसी प्रकार से पीएम श्री के स्कूल भी मिले जो सीबीएसई से एफिलेटेड होंगे, और उसमें काफ़ी अच्छी राशि, लगभग 80 करोड़ के करीब लागत राशि जो है वो केंद्र से में उपलब्ध हुई है, और आने वाले टाइम में भी इस प्रकार से राशि में उपलब्ध होती रहेगी केंद्र से। उसके लिए, उसके इंफ्रास्ट्रक्चर के लिए हमें राशि भी मिलती रहेगी, और वो सीबीएसई से एफिलेटेड भी होंगे। लगभग 20,000 टीचर हम भर्ती करने जा रहे हैं, और अगर और भी जरूरत होगी तो और भी टीचर भर्ती करेंगे। प्रदेश सरकार द्वारा चलाई गई चिरायु योजना, जिसके तहत 5 लाख रुपए तक का फ्री इलाज लाभार्थियों को मिलता है। इस योजना के तहत कार्ड बनाने में प्रदेश में महेंद्रगढ़ जिला पहले स्थान पर है। जिले में चिरायु योजना के तहत अब तक 3,46,000 से अधिक कार्ड बनाए जा चुके हैं। सिविल सर्जन डॉक्टर रमेश चंद्र आर्या ने बताया कि चिरायु योजना से हमने बड़ी उपलब्धि हासिल की है। यही कारण है कि हम इस समय हरियाणा में पहले पायदान पर। उन्होंने बताया कि जिले में इस योजना के तहत अब तक 9 करोड़ 13 लाख से अधिक रुपए की सहायता दी जा चुकी है। सरकारी अस्पतालों के अलावा जिले में 24 प्राइवेट अस्पतालों को भी पैनल पर रखा गया है, ताकि चिरायु योजना के तहत लाभार्थी इन अस्पतालों में भी अपना इलाज करवा सकें।
चिराई योजना के अंदर जो है महेंद्रगढ़ जिला पूरे राज्य के अंदर, पूरे प्रांत के अंदर एक नंबर पर है। क्योंकि हमारा जो टारगेट था लगभग 4,05,293 का था, उसके अगेंस्ट अभी तक हम 3,46,192 कार्ड्स बना चुके हैं। और जो परसेंटेज अगर हम इसकी निकालते हैं वो हमारा 79.73 है और पूरे प्रदेश में हम कार्ड बनाने में एक नंबर पर हैं। जहाँ तक इनकी योजनाओं का सवाल है, हमने जितने भी सरकारी हॉस्पिटल हैं हमारे, जिसमें सिविल हॉस्पिटल्स हैं, सब डिविजनल हॉस्पिटल्स हैं, हमारी CSCs हैं, PSCs हैं, वो सभी फैसिलिटीज़ जो हैं चिरायु योजना के अंदर एम्पैनल्ड की हुई है और इसका सभी लोग PSC लेवल तक इसका फ़ायदा उठा रहे हैं। लाभार्थियों ने कहा कि इस योजना के तहत उनका निःशुल्क इलाज किया जा रहा है। उन्होंने कहा कि हरियाणा सरकार ने यह योजना शुरू कर एक सराहनीय काम किया है। मेरे हाथ में चोट आई है, मैं यहाँ नारनौल हॉस्पिटल में भर्ती हुआ था। यहाँ पे मेरा कोई पैसा कुछ भी नहीं लगा, यहाँ पे मेरे अच्छी तरह इलाज हो रहा है और यहाँ मेरा चिराई कार्ड बना हुआ है, उससे मेरा फ्री इलाज हो रहा है। ये मेरे पैर में चोट लगी हुई है, पच बना हुआ था और इलाज चल रहा है यहाँ। और उसके बाद में मेरा कोई पैसा नहीं लगा, यहाँ ये चिरायु कार्ड बना हुआ है। राज्य मंत्री ओम प्रकाश यादव ने कहा कि केंद्र और हरियाणा सरकार द्वारा स्वास्थ्य सेवाओं को लेकर जो योजनाएं शुरू की हैं वे आम जनता के लिए काफी लाभकारी हैं। आज हमारे जिले के अंदर उस आधार पर, इनकम के आधार 1,45,000 चिरायु कार्ड बने हैं। तो पहले 73,000 थे और अब 1,45,000। करनाल का रेलवे स्टेशन इन दिनों यात्रियों व आमजन के लिए आकर्षण का केंद्र बना हुआ है। लगभग 131 वर्ष पहले शुरू हुआ यह स्टेशन अपना समृद्ध इतिहास बयां कर रहा है। स्टेशन का प्रत्येक भाग तिरंगा लाइट्स व रंग बिरंगी रोशनी से सुसज्जित है। रेलवे विभाग के CEO S मोहिंदर सिंह ने बताया कि करनाल का रेलवे स्टेशन एक हेरिटेज स्टेशन है जो 131 वर्ष पुराना है। यह स्टेशन पिछले 100 वर्षों से अधिक का इतिहास अपने अंदर समेटे हुए है, जिसमें अंग्रेजों के समय का हैंडपंप, 100 वर्ष से पुरानी पानी की टंकी, 300 वर्ष पुरानी घड़ी और रेलवे में काम आने वाले अन्य आवश्यक वस्तुएं अब हमने सहेजी हुई हैं। उन्होंने कहा कि भारतीय रेलवे देश के आर्थिक विकास का साक्षी और उत्प्रेरक रहा है। स्वतंत्रता आंदोलन में ट्रेनों और रेलवे स्टेशनों की अहम भूमिका रही है। इसका मुख्य उद्देश्य रेलवे कर्मचारियों और स्थानीय लोगों को रेलवे स्टेशन के इतिहास से संबंधित जानकारी से अवगत कराना है। उन्होंने कहा कि रेलवे स्टेशन करनाल 20 से 26 अक्टूबर तक स्टेशन महोत्सव मना रहा है। इस महोत्सव के तहत बेहतर सफाई व्यवस्था व सौंदर्यकरण के साथ साथ रेलवे के इतिहास को प्रदर्शित किया गया है। इसके लिए आमजन व यात्रियों का स्टेशन पर स्थापित संग्रहालय के माध्यम से ज्ञानवर्धन किया जा रहा है। उन्होंने आम जनता से भी रेलवे स्टेशनों पर सफाई रखने और गंदगी न फैलाने की अपील की। दिल्ली मंडल के आदेश से स्टेशन महोत्सव मनाया जा रहा है, जो कि 20 अक्टूबर से 26 अक्टूबर तक चलेगा। इसमें हमने स्टेशन की साफ सफाई से लेके यहाँ पे जितने प्लांटेशन का काम किया है और यात्रियों को बेहतर सुविधाएं प्रदान कर सके, क्योंकि ये एक बहुत पुराना हेरिटेज स्टेशन है जो लगभग 200 साल से भी पुराना स्टेशन है। तो वो दिखाने का और पुरानी चीज़ें यहाँ पे संग्रहालय बनाया गया है करनाल वासियों को दिखाने के लिए। उसमें पुरानी जितनी भी रेलवे के अंदर चीज़ें इस्तेमाल की जाती थी वो सभी दिखाई गई है। इसके अलावा पेंटिंग का काम यहाँ पे किया गया है और वर्टिकल गार्डन यहाँ पे 4 बनाए गए हैं और सेल्फी पॉइंट बनाए गए हैं, जो कि करनाल के सेकंड एंट्री गेट पे उनको बनाया गया है। इस तरह से यहाँ पे लगातार प्रोग्राम चले हुए हैं। स्कूली बच्चों को भी बुलाया गया है और ये तरीके पैसेंजर यहाँ पे आते हैं तो उनको अवेयर करने के प्रोग्राम यहाँ पे चलाए गए हैं, जो कि हमारे स्काउट डिपार्टमेंट से स्काउट के जो भी जितने भी स्टाफ हैं उनके द्वारा आके यहाँ पे अवेयर किया जा रहा है। वहीं यात्रियों ने भी स्टेशन की सुंदरता और इसके ऐतिहासिक स्वरूप की प्रशंसा करते हुए कहा कि यह एक आदर्श स्टेशन है जहां हमें पुरानी ऐतिहासिक महत्व की चीज़ों के साथ साथ आधुनिक व्यवस्था भी देखने को मिलती है। उन्होंने कहा कि हमें अपने इतिहास की धरोहर को किस प्रकार संभाल कर रखना चाहिए, यह उसका एक उत्तम उदाहरण है। बहुत बढ़िया स्टेशन बना हुआ है करनाल का और यहाँ पर खाने पीने की व्यवस्था भी अच्छी है। स्टेशन में 100 साल पुरानी टंकी बनी हुई है जो कि अभी भी मेंटेन कर रखी है। और इधर ये वंदे भारत का जैसे ये बनाया है बोर्ड, IOW स्टाफ ने मिल के जिसने भी बनाया है बहुत ही बढ़िया बनाया है। और
इधर से जाओ तो रास्ते में एक म्यूजियम दिखता है जिसमें स्टेशन की पुरानी पुरानी चीज़ें लगी हुई हैं, ठीक है जी। और स्टेशन की साफ सफाई भी मेंटेन है, और स्टेशनों पे जाओ आप साफ सफाई इतनी नहीं मिलती है जितनी करना स्टेशन में। स्टेशन बहुत ही बढ़िया बना हुआ है, मतलब प्रबंध, यहाँ का प्रबंध सबसे बढ़िया है। यहाँ पे ट्रेन वगैरह पकड़ने में मतलब सुबह शाम कोई दिक्कत नहीं है। स्टेशन का प्रबंध बहुत अच्छा है। स्टेशन पे जो हेरिटेज वगैरह बने हुए हैं ये बहुत अच्छे बने हुए हैं। स्टेशन महोत्सव में बहुत अच्छे से सजाया गया है। यहाँ के एक लगभग 200 साल पुराना स्टेशन है और यहाँ की मेंटेनेंस बहुत अच्छे से कर रखी है। अब पुरानी बिल्डिंग और नई बिल्डिंग देख लीजिए, बहुत बढ़िया बना हुआ है दोनों। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी राजधानी दिल्ली के द्वारका सेक्टर 10 में आयोजित रावण दहन कार्यक्रम में शामिल हुए। पीएम ने पहले पूजा अर्चना की और रामलीला कार्यक्रम के मंचन का आनंद लिया। इस अवसर पर रावण, कुंभकर्ण और मेघनाथ के पुतलों का दहन भी किया गया। इस दौरान पीएम ने कार्यक्रम को संबोधित करते हुए लोगों को विजयदशमी की शुभकामनाएं दी। उन्होंने कहा कि राम की विजय का पर्व राष्ट्रभक्ति का पर्व बनना चाहिए। अयोध्या में रामलला जल्द ही विराजमान होने वाले हैं। उनके आगमन से पहले ही देश में शुभ शगुन दिखाई देने लगे हैं। भगवान राम की जन्मभूमि पर बन रहा मंदिर सदियों की प्रतीक्षा के बाद हम भारतीयों के धैर्य को मिली विजय का प्रतीक है। राम मंदिर में भगवान राम के विराजमान के बस कुछ ही महीने बचे हैं। भगवान श्री राम बस आने ही वाले। उस हर्ष की परिकल्पना कीजिए जब शताब्दियों के बाद राम मंदिर में भगवान राम की प्रतिमा विराजेगी। जब पीएम ने कहा कि विजयदशमी के अवसर पर केवल रावण के पुतले का दहन न हो बल्कि जातिवाद और क्षेत्रवाद की विकृति का भी दहन हो। उन्होंने देशवासियों के आज के समय से ज्यादा सतर्क रहने की भी बात कही। का मन प्रसन्न होने लगा, पूरा नगर रमणीक बन गया। ऐसे ही शगुन आज हो रहे हैं। पीएम ने सरकारी योजनाओं के जरिए गरीबों को मूलभूत सुविधाएं पहुंचाने और इसका पूरा न होने तक चैन से नहीं बैठने का भी देशवासियों से आह्वान किया। वहीं राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू दिल्ली के लाल किला में आयोजित दशहरा समारोह में शामिल हुई। राष्ट्रपति ने यहां रावण दहन कार्यक्रम में हिस्सा लिया। इस मौके पर राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने कहा कि दशहरे का यह पर्व हमारे महान राष्ट्र के साझा मूल्यों को दर्शाता है। उन्होंने कहा कि यह पर्व समाज में सच्चाई, नैतिकता, मर्यादापूर्ण व्यवहार को अपनाने की प्रेरणा भी देता है। देश के अलग अलग भागों में तथा प्रवासी भारतीयों द्वारा विश्व के कई देशों में भी पूरे उत्साह के साथ मनाया जाने वाला ये पर्व हमारे महान राष्ट्र के साझा मूल्यों और संस्कृति को दर्शाता है। बुराई पर अच्छाई और असत्य पर सत्य की जीत के रूप में विजयदशमी का ये त्योहार मानव मूल्य एवं आदर्श की उत्कृष्टता का प्रतीक है। ये एक ऐसा पर्व है जो समाज में सच्चाई व नैतिकता तथा मर्यादापूर्ण व्यवहार को अपनाने की प्रेरणा देता है। राष्ट्रपति ने कहा कि आज भी हम भ्रष्टाचार, असमानता, शिक्षा और जलवायु परिवर्तन और आतंकवाद रूपी रावण जैसी कई बुराइयों का सामना कर रहे हैं। उन्होंने कहा कि प्रभु श्री राम के जीवन और मूल्य इन सभी चुनौतियों से निपटने में हमारी मदद कर सकते हैं। हम अपने बुराइयों का सामना कर रहे हैं जो रावण की तरह भ्रष्टाचार, असमानता, अशिक्षा, जलवायु परिवर्तन से लेकर आतंकवाद के रूप में हमारा सामने खड़े हैं। इन चुनौतियों से निपटने में प्रभु श्री राम के आदर्शों और जीवन मूल्यों हमारी मदद कर सकते हैं। जिस प्रकार प्रभु श्री राम ने समाज के हर वर्गों का सहयोग लेकर रावण को हराया था, उसी प्रकार हम सब देशवासी मिलकर वर्तमान समय के रावणों को परास्त कर सकते हैं। प्रदेश के पुलिस महानिदेशक शत्रुजीत कपूर ने कल पंचकुला में पुलिस विभाग के वरिष्ठ अधिकारियों के साथ बैठक की। बैठक में महिलाओं और बच्चों की सुरक्षा, नशा मुक्त अभियान जैसे कई अन्य महत्वपूर्ण बिंदुओं पर चर्चा की गई।
इस दौरान उन्होंने कहा कि लोगों की शिकायतों का निवारण जल्द ही करना जरूरी है, लेकिन साथ ही निष्पक्ष होकर मामले की जांच करना इससे भी ज्यादा जरूरी है। उन्होंने अधिकारियों को निर्देश दिए कि पुलिस थानों में आने वाली शिकायतों पर की गई कार्रवाई को लेकर अधिकारी शिकायतकर्ताओं को रैंडम कॉल करें और उनसे असंतुष्ट होने का कारण पूछें। इसके आधार पर थानों तथा अधिकारियों की रेटिंग की जाएगी। केंद्रीय मंत्री डॉक्टर जितेंद्र सिंह ने आज नई दिल्ली में विशेष अभियान स्वच्छता 3.0 पर एक प्रेस वार्ता को संबोधित किया। उन्होंने कहा कि साफ सफाई को लेकर लोगों में जागरूकता बढ़ी है। केंद्रीय मंत्री ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने महिलाओं को सुविधा, स्वास्थ्य और सम्मान प्रदान किया है। स्वास्थ्य और सम्मान तीनों चीजें एक साथ महिलाओं को देने का कार्य प्रधानमंत्री के आह्वान से हुआ। सुविधा भी थी, सम्मान भी था और स्वास्थ्य, बिकॉज मेनी ऑफ पर्टिकुलरली गर्ल चिल्ड्रन refrained from going to school or the parents forbidden them because the lack of toilet facility which led to number of infections etc. केंद्रीय मंत्री ने इस बात पर भी जोर दिया कि स्वच्छता के लिए वैज्ञानिक तरीकों से काम करने की भी जरूरत है, जिसमें आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की अहम भूमिका होगी। AI plus robo plus drone. So now, like we have this recycling on wheels, we put everything there, gets recycled. Now we can have an artificial intelligence driven module which will segregate the solid waste and the liquid waste. Then we have the robo which would carry this and load it on the drone, the respective drones. One for the liquid waste, other for the solid. And then the drone would automatically fly and carry it to the respective place. प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आगामी 29 अक्टूबर को सुबह 11 बजे आकाशवाणी पर मन की बात कार्यक्रम में देश विदेश के लोगों के साथ अपने विचार साझा करेंगे। यह मासिक रेडियो कार्यक्रम की 106वीं कड़ी होगी। लोग नमो ऐप या माई.gov ओपन फोरम पर अपने विचार साझा कर सकते हैं। वे टोल फ्री नंबर 1800117800 पर भी डायल कर सकते हैं और प्रधानमंत्री के लिए अपना संदेश हिंदी या अंग्रेजी में रिकॉर्ड कर सकते हैं। यह फोन लाइन 27 अक्टूबर तक खुली रहेंगी। लोग 1922 पर मिस्ड कॉल देकर SMS लिंक प्राप्त कर प्रधानमंत्री को सीधे अपना सुझाव भेज सकते हैं। यह कार्यक्रम आकाशवाणी और दूरदर्शन के समूचे नेटवर्क पर प्रसारित किया जाएगा। इसके साथ ही आकाशवाणी वेबसाइट तथा न्यूज़ ऑन AIR मोबाइल ऐप पर भी उपलब्ध होगा। मन की बात कार्यक्रम का आकाशवाणी, दूरदर्शन समाचार, प्रधानमंत्री कार्यालय और सूचना व प्रसारण मंत्रालय के YouTube चैनलों पर भी सीधा प्रसारण होगा। हिंदी के प्रसारण के तुरंत बाद यह कार्यक्रम क्षेत्रीय भाषाओं में भी प्रसारित किया जाएगा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अपने मन की बात कार्यक्रम में सेल्फी विद डॉटर अभियान के लिए प्रदेश के जींद जिले के रहने वाले सुनील जागलान की तारीफ की है। प्रधानमंत्री ने उनके साथ बातचीत भी की। सुनील जागलान ने मन की बात कार्यक्रम की सराहना करते हुए कहा कि मन की बात की 100वीं कड़ी में सेल्फी विद डॉटर अभियान का जिक्र होने पर विदेशों से मीडिया इसको देखने के लिए उनके पैतृक गांव में पहुंची। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी द्वारा मन की बात के 100वें एपिसोड में सेल्फी विद डॉटर अभियान के बारे में फिर से बोलने और मेरे से बात करने के बाद इस अभियान की गति इतनी बढ़ गई है कि विदेशी जो मीडिया है वो इस अभियान को कवर करने के लिए मेरे गांव में पहुंचा और उन्होंने इस अभियान की जो स्टोरी है न्यूयॉर्क टाइम्स के नेशनल और वर्ल्ड दोनों प्लेटफॉर्म पे पब्लिश किया। तो ये हमारे प्रधानमंत्री जी की शक्ति है जिससे वो किसी भी सामान्य व्यक्ति को कहीं तक भी पहुंचा सकते हैं। भारत ने चीन के हांगचौ में आयोजित एशियाई पैरा गेम्स में अब तक कुल 45 पदक जीत लिए हैं, जिनमें 11 स्वर्ण, 13 रजत, 21 कांस्य पदक हैं। सुमित अंतल ने आज पदक की शुरुआत करते हुए पुरुषों की F64 भाला प्रतियोगिता में 73.29 मीटर की दूरी पर भाला फेंककर कीर्तिमान स्थापित किया। उन्होंने स्वर्ण पदक जीता। इसी प्रतियोगिता का कांस्य पदक पुष्पेंद्र सिंह ने जीता। पुरुषों की F37/38 भाला फेंक स्पर्धा में भारत के हानि ने दूसरा स्वर्ण पदक जीता। भारत के हरविंदर सिंह और साहिल ने पुरुषों की रिकवर तीरंदाजी में रजत पदक हासिल किया। महिलाओं की डिस्कस थ्रो प्रतिस्पर्धा में पूजा ने रजत पदक जीता। महिलाओं की क्लास 4 टेबल टेनिस प्रतियोगिता में भाविना पटेल को कांस्य पदक से संतोष करना पड़ा। टेबल टेनिस में पुरुषों के सिंगल्स में संदीप दांगी ने रजत पदक हासिल किया।
भारत के प्रमोद भगत और मनीषा रामदास की जोड़ी ने मिक्स्ड डबल्स बैडमिंटन स्पर्धा में कांस्य पदक जीता, जबकि शशि कसाना ने महिलाओं के डिस्कस थ्रो में कांस्य पदक प्राप्त किया। इससे पहले प्राची ने कल KL2 में खेल में और महिलाओं की T20 400 मीटर दौड़ में दोनों में स्वर्ण पदक जीते। पुरुषों के F54/55/56 डिस्कस थ्रो में नीरज यादव ने भी स्वर्ण पदक जीता। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, केंद्रीय खेल मंत्री अनुराग सिंह ठाकुर और मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने सभी विजेता खिलाड़ियों को शुभकामनाएं देते हुए उनके उज्जवल भविष्य की कामना की। चीन के शहर होंगजू में आयोजित पैरा एशियन खेलों में भिवानी जिला के गांव दिनोद की अरुण तंवर ने 44 से 47 किलोग्राम भार वर्ग में ताइक्वांडो खेल में कांस्य पदक लेने वाली देश की पहली खिलाड़ी बन गई हैं। सोमवार को अपनी चीनी प्रतिद्वंदी खिलाड़ी को हराकर कांस्य पदक जीतकर एक बार फिर से यह साबित किया कि बेटियां बेटों से किन्हीं भी मायनों में कम नहीं हैं। उनकी इस जीत के बाद उनके परिवार में खुशी का माहौल है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भी ट्वीट कर अरुणा को सफलता के लिए बधाई दी है। अरुणा का लक्ष्य 2024 के पेरिस में आयोजित पैरा ओलंपिक में गोल्ड मेडल जीतना है। अरुणा के अभिभावकों ने बताया कि अरुणा का बचपन से ही ताइक्वांडो खेल से लगाव था। वह टूर्नामेंट नहीं होते तब भी अपना अभ्यास लगातार जारी रखती थी। उन्होंने कहा कि दशहरे के पर्व पर उनकी बेटी ने उन्हें बड़ी खुशी दी है। चीन से लौटने पर वे बेटी का भव्य स्वागत करेंगे। बेटी चीन में खेल रही थी तो चीन की खिलाड़ी को पराजित करके उसने ये दिखा दिया कि हाँ, इंडिया में, भारत में भी खिलाड़ी है। पूरे परिवार का, पूरे हरियाणा का, पूरे देश का, सभी का साथ रहा है। तब सभी ने दुआएं की है, तभी बेटी इस मुकाम पर पहुंची। आगे ओलंपिक की तैयारी है जी, पूरी तैयारी है। थोड़ा पैर में दिक्कत थी, इस करके गोल्ड से चूक गई, वरना गोल्ड आता। बहुत ज़्यादा खुशी है, बेटी की खुशी में बहुत ज़्यादा खुशी है। और उसका मैच चाइना में था, वो चाइना की लड़की को हराया है। माँ दुर्गा का नवरात्रि कर रखे थे और जिस तरह श्री राम को ने भी माँ दुर्गा का पाठ किया था, बेटी ने विजय ही होके लौटी है और अपना ब्रॉन्ज मेडल अपने नाम किया है। बहुत ज्यादा सम्मान किया जाए, पूरा देश उसके ऊपर गर्व की बात कर रहे हैं। पूरा अपने गांव वाले उसे लेने के लिए जाएंगे। बहुत ज्यादा खुशी है, बहुत ज्यादा खुशी। अरुणा के अन्य परिजनों ने बताया कि अरुणा ने पैरा एशियाई गेम्स में मेडल जीतकर उनके गांव व परिवार का मान बढ़ाया है। उन्होंने बताया कि अरुणा से प्रेरणा लेकर अब उनके परिवार व देश प्रदेश की बेटियां भी खेलने के लिए आगे बढ़ेंगी। और अरुणा मेरी ननद है। आज हम प्राउड बहुत फील कर रहे हैं हमारी ननद के ऊपर कि उन्होंने इतना अच्छा गर्व का काम किया, भारत का नाम रोशन किया। हमें बहुत ज़्यादा प्राउड हो रहा है आज उनको ऐसे मतलब देख के, और ब्रॉन्ज मेडल उन्होंने वो किया है। और मेरी उससे तो हमारे घर में वो पहली लड़की है जिन्होंने इतना नाम रोशन किया। मेरी बहन ने चाइना के खिलाड़ी को हरा करके देश के लिए मेडल जीता है और हम सब बहुत ही गर्वान्वित हैं। हमारा पूरा गांव, पूरा शहर और पूरे देश के लिए ये बहुत ही प्राउड मोमेंट है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कल महाराष्ट्र और गोवा का दौरा करेंगे। पीएम दोपहर बाद महाराष्ट्र के अहमदनगर जिले में शिरडी पहुंचेंगे, जहां वे श्री साईं बाबा समाधि मंदिर में पूजा और दर्शन करेंगे। वे साईं मंदिर में नए दर्शन पंक्ति भवन का उद्घाटन भी करेंगे। प्रधानमंत्री नीलवाड़े बांध में जल पूजन करेंगे और बांध से जुड़े नहर नेटवर्क का लोकार्पण करेंगे। वे शिरडी में करीब 75 अरब रुपए की लागत से विभिन्न विकास परियोजनाओं का लोकार्पण करेंगे और आधारशिला रखेंगे। यह परियोजनाएं स्वास्थ्य, रेल, सड़क और तेल तथा गैस से संबंध हैं। कल शाम प्रधानमंत्री गोवा पहुंचेंगे, जहां वे मडगांव स्थित पंडित जवाहरलाल नेहरू स्टेडियम में 37वें राष्ट्रीय खेलों का उद्घाटन करेंगे। वे इस अवसर पर खिलाड़ियों को संबोधित भी करेंगे। राष्ट्रीय खेलों का आयोजन गोवा में पहली बार किया जा रहा है। ये खेल 26 अक्टूबर से 9 नवंबर तक होंगे। देश भर में 10,000 से अधिक खिलाड़ी 43 खेलों से संबंधित प्रतियोगिताओं में हिस्सा लेंगे। केंद्रीय गृह और सहकारिता मंत्री अमित शाह ने कहा कि आने वाले दिनों में नैनो टेक्नोलॉजी कृषि क्षेत्र में क्रांतिकारी साबित होगी। गांधीनगर में कलोल के पास देश के पहले नैनो DAP संयंत्र का उद्घाटन करने के अवसर पर किसानों को संबोधित करते हुए सहकारिता मंत्री ने कहा कि प्राकृतिक खेती को अपनाना और उत्पादन से समझौता किए बिना कृषि में रासायनिक उर्वरकों के उपयोग को कम करना समय की मांग है। उन्होंने नैनो वेरिएंट विकसित करने और रासायनिक उर्वरकों के सफल विकल्प पेश करने में इंडियन फार्मर्स फर्टिलाइजर कोऑपरेटिव लिमिटेड इफ्को के योगदान की सराहना की। अमित शाह ने कहा कि नरेंद्र मोदी के प्रधानमंत्री बनने के बाद देश में कृषि बजट
1 लाख करोड़ रुपए बढ़ाया गया है। उन्होंने कहा कि किसानों को बजट और ऋण सहायता में वृद्धि के अलावा सरकार ने वैश्विक स्तर पर उर्वरकों की कीमतों में वृद्धि के बावजूद उर्वरक सब्सिडी में भी वृद्धि की है। उन्होंने कहा कि तरल नैनो डीएपी उर्वरक मिट्टी में पोषक तत्वों को प्रभावित नहीं करेगी और इसमें कोई हानिकारक धातु कण नहीं होंगे। नैनो तरल डीएपी संयंत्र से क्षेत्र के किसानों को बहुत लाभ होगा। समाचारों में इतना ही। नमस्कार।